हेलो एंड वेलकम साथियों, मैं हूं दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। दोस्तों, आप दोस्तों की डिमांड पर फिर से आपके साथ JKSB अकाउंटेंट्स एंड फाइनेंस के मैथमेटिक्स का रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ईच एंड एवरी टॉपिक ऑलरेडी हम आपके साथ बड़े बेहतरीन तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। जिन दोस्तों से बेसिक से सीखना है तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, प्लेलिस्ट में आपके पास बड़ी बेहतरीन तरीके से हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाके आप सीख सकते हैं। तो इस सीरीज में आपके साथ कोशिश किया करेंगे कि विद इन प्रिसाइज टाइम पूरा का पूरा सिलेबस फिर से रिवाइज करेंगे। तो चलिए सर, आज का जो टॉपिक है, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक नंबर 1 हमारा सेट्स। सेट्स क्या हैं, इनके बारे में बात करेंगे। देखिए सर, सेट थ्योरी के बारे में बात करेंगे तो अगर आपसे पूछा जाए कि सेट थ्योरी की जिस तरह से हम कंप्यूटर के लिए चार्ल्स बेबेज का नाम याद रखते हैं, तो सेट थ्योरी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है जॉर्ज कैंटोर का। जॉर्ज कैंटोर, ठीक है जी। सेट थ्योरी के करता धरता इनको माना जाता है कि सेट थ्योरी को डेवलप किया है। तो बेसिक नाम अगर आपसे कोई पूछा जाएगा किसी मैथमेटिशियन का तो जॉर्ज कैंटोर आप याद रखेंगे। तो सेट्स क्या हैं? सेट्स बेसिकली आपके पास एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, कुछ एलिमेंट्स का, कुछ ऑब्जेक्ट्स का, कुछ मेंबर्स का। सेट क्या है सर? आपके पास एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। किनका वेल डिफाइंड कलेक्शन है सर? आपके मेंबर्स हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, ये एलिमेंट्स कहें, वन एंड द सेम थिंग आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि सेट आपके पास एक वेल डिफाइंड कलेक्शन आ रहा है, कुछ मेंबर्स का, कुछ ऑब्जेक्ट्स का, कुछ एलिमेंट्स का। फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं सर एक क्लास है, क्लास 8 हम ले रहे हैं सर। क्लास 8 जो है सर, ये आपके पास क्लास 8 आपके पास एक सेट को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल इस सेट में जो स्टूडेंट इसमें आ जाएगा वो हम कहेंगे दैट दिस स्टूडेंट बिलोंग्स टू दिस वेरी सेट। सेट्स को रिप्रेजेंट जो है, सेट्स को हम कैपिटल लेटर से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कैपिटल लेटर ए हो गया, कैपिटल लेटर बी हो गया, कैपिटल लेटर सी हो गया, ये सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो एलिमेंट्स इन सेट्स में मौजूद होते हैं उनको हम स्मॉल लेटर से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 मिनट के लिए हम कह रहे हैं कि आपके पास ए जो है, कैपिटल लेटर ए हम अगर मानेंगे सर, समझिए आप बातों को, कैपिटल लेटर ए जो है ये रिप्रेजेंट करता है एक सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8। ठीक है जी। 8th क्लास में कौन कौन से स्टूडेंट है, ये सेट ए रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल सर ए कोई क्लास है, ए सेट है 8th क्लास के स्टूडेंट का रिप्रेजेंट करता है। अब 8th क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं, जैसे स्मॉल ए कोई स्टूडेंट इसमें बिलोंग करता है, बी इसमें है, सी इसमें है, डी इसमें है, इस तरह से ई इसमें है। ये 5 स्टूडेंट इस क्लास में है। इस तरह से क्लास 9th अगर आप देखेंगे, इसमें फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हैं सर, एफ इसमें हो गया, जी हो गए, एच हो गए, इसमें हो गए। तो हम कहेंगे कि ए जो है, दैट इज दिस वेरी एलिमेंट ए, इट बिलोंग्स टू सेट ए। इसका मतलब क्या होता है सर? ये जो हम ई जैसे लिख रहे हैं आपके पास, दिस मीन्स बिलोंग्स टू मतलब क्या है सर? एलिमेंट ए जो है ये इस सेट में मौजूद है, या ऐसा कहें कि स्टूडेंट ए जो है ये क्लास 8 में मौजूद है। ठीक है। अगर आप देख रहे हैं कि एफ जो है, एफ 9th क्लास का स्टूडेंट है, हम कहेंगे एफ जो है इट डजंट बिलोंग टू सेट ए। तो सिंपल अल्फाज में पहली बात याद रखें, सेट क्या है सर? सेट आपके पास एक वेल डिफाइंड कलेक्शन आ रहा है, ऑब्जेक्ट्स का, एलिमेंट्स का या मेंबर्स का। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आप जनरली कैपिटल लेटर इस्तेमाल करते हैं, और जो एलिमेंट्स इनमें मौजूद होते हैं, इन सेट में जो भी आपके पास मेंबर्स होंगे, ऑब्जेक्ट्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे, उनको आप स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे स्मॉल लेटर ए, बी, सी और डी आपने ले लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक वी जो है, कैपिटल लेटर में हम वी लिख रहे हैं, वी एक सेट है जो रिप्रेजेंट करता है वावल्स जो आ रहे हैं। वी जो है एक सेट है, सेट ऑफ वावल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो आप लिखेंगे वी सेट है, वी में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे सर? वी में एलिमेंट आ जाएंगे सर ए, ई, आई, ओ और यू। ठीक है जी। इस तरह से जो है आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट्स को। आपने पढ़ लिया है कि सेट क्या है सर? सेट इज नथिंग बट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स और मेंबर्स। अब सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट तरीके हैं। ठीक है जी। सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे मेरे दोस्त? किस तरह से आप सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे? तो रिप्रेजेंटेशन के लिए आप याद रखेंगे कि सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तरीके को आप कहेंगे मेरे दोस्त, जिसे आप सिंपल बेसिक तरीका कहेंगे, जिसे आप रोस्टर मेथड कहेंगे या टेबुलर मेथड कहेंगे। रोस्टर मेथड या कभी कभी इसे टेबुलर मेथड भी कहा जाता है। दूसरा मेथड जो आपके पास आता है उसे आप सेट बिल्डर मेथड कहते हैं।
ठीक है जी, आपने क्या पढ़ा हमारे साथ कि सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। एक को आप कहेंगे सर रोस्टर मेथड, या इसे कभी कभी टेबलर मेथड के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा मेथड आपके पास आ जाता है सर, इसे आप सेट बिल्डर मेथड कहते हैं। अब दोनों में फर्क क्या है? देखिए सर, जो आपके पहला मेथड आ रहा है, जो आपके पास रोस्टर मेथड आ रहा है या टेबलर मेथड आ रहा है, इसमें आप क्या करते हैं सर, जो भी आपके पास एलिमेंट किसी सेट में मौजूद होते हैं, विद इन ब्रेसेस उन एलिमेंट्स को आप लिखते हैं और कामास के साथ हर एक एलिमेंट को आप जो है सेपरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास सर एक सेट हम ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल ए एक सेट है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो आप लिखेंगे सर ए जो है इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं विद इन ब्रेसेस, सर इसमें 2 आ जाएगा, इसमें आपके पास 4 आ जाएगा, इसमें आपके पास 6 आ जाएगा, इसमें आपके पास 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो आप सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये तरीका सेट को रिप्रेजेंट करने का आपके पास रोस्टर फॉर्म कहलाएगा, आपके पास टेबलर मेथड कहलाएगा। क्या बोला हमने कि अगर आपके पास रोस्टर मेथड में आपने सेट को रिप्रेजेंट करना है तो आप एलिमेंट को विद इन ब्रेसेस, सर ये आपके पास ये ब्रैकेट हो गया, ये ब्रैकेट इनको आप ब्रेसेस कह रहे हैं, ये क्या है सर, दीज आर ब्रेसेस। विद इन ब्रेसेस आप एलिमेंट्स को लिखेंगे और हर एक एलिमेंट को आप कामा के साथ सेपरेट करेंगे। ये हो गया आपके पास सिंपल मेथड, जिसे आप रोस्टर मेथड कहेंगे या टेबलर मेथड कहेंगे। दूसरा मेथड जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि रोस्टर मेथड में जब आप बात करेंगे तो जो ऑर्डर है, किस सीक्वेंस में आप लिख रहे हैं मेंबर्स को, सर ये मैटर नहीं करता है। फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि आपके पास ए जो है आप इस तरह से लिखें, या ए को अगर आप इस तरह से भी लिखेंगे सर 4, 6, 2, 8, ये दोनों सेट जो है वन एंड द सेम थिंग है। मतलब ऑर्डर जो है, सीक्वेंस जो है, ये मैटर नहीं करता है अगर आप सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रोस्टर मेथड। ठीक है जी, रोस्टर मेथड आपने ये इंपॉर्टेंट बात पढ़ ली हमारे साथ, अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि जनरली सर जो एलिमेंट्स होते हैं रोस्टर फॉर्म में, इन्हें रिपीट नहीं किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम आपको कह रहे हैं कि ए एक सेट है जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ए एक सेट है जो रिप्रेजेंट कर रहा है लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड, कौन सा वर्ड बना रहे हैं सर, ये आपके वर्ड दे रहे हैं हम सर, DILBER, ये आपके पास इस तरह से आप लिखिए। ठीक है जी, हम कह रहे हैं एक सेट है विच ए सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड दिलबीर। तो आप ए में कौन कौन से एलिमेंट लिखेंगे सर, ए में आप डी लिखेंगे, आई लिखेंगे, एल लिखेंगे, बी लिखेंगे, ई लिखेंगे। दोबारा ई लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रिपीटिशन जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती है एज फार एज द रोस्टर फॉर्म इज कंसिडर्ड। तो इंपॉर्टेंट बात आपने दो चीज़ें रोस्टर फॉर्म में याद रख दी। क्या रख दी सर, सीक्वेंस, ऑर्डर, किस सीक्वेंस में लिख रहे हैं आप मेंबर्स को, वो मैटर नहीं करता है। दूसरी बात जो आपने याद रख ली एज पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कि आपके पास जो एलिमेंट्स हैं उनको आप रिपीट नहीं करते हैं एज पर एज द रोस्टर फॉर्म इज कंसिडर्ड। ठीक है जी, रोस्टर फॉर्म समझ में आ गया, सिंपल मेथड है, अच्छी बात है। दूसरा मेथड जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो कौन सा सर, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं सर, हर एक एलिमेंट को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स के बाद हम कोलन लिखते हैं। जैसे आपके पास एग्जांपल के तौर पर हम कहेंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट हम ले रहे हैं सर, ए एक सेट है, इसमें आपके रिप्रेजेंट करें ए, ई, आई, ओ और यू। इस सेट को अगर आपने सेट बिल्डर फॉर्म लिखना होगा, हम क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट को एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स के बाद हम कोलन लेंगे, फिर एक्स की जो प्रॉपर्टी है, एक्स की जो खसूसियात इस सेट में दिखाई दे रही है वो हम रिप्रेजेंट करेंगे इन वर्ड्स। हम लिखेंगे सर ए इज इक्वल टू एक्स, इसके बाद जो हम दो ये डॉट ले रहे हैं साइड एट, इसका मतलब आता है कॉलन के बाद साइड एट, एक्स साइड एट, एक्स इज, एक्स क्या है इसमें आपके पास वॉवल है, एक्स इज ए वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो ये तरीका जो है रिप्रेजेंट करने का सेट को क्या कहलाएगा सर, सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगा। सेट बिल्डर फॉर्म में आप क्या करते हैं सर, हर एक एलिमेंट को आप एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद कोलन लेते हैं, फिर जो हर एक एलिमेंट प्रॉपर्टीज पोजेस करते हैं इस सेट में वो आप रिप्रेजेंट करते लिखते हैं इन वर्ड्स। आपने लिखा सर एक्स साइड एक्स इज ए वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। फॉर एग्जाम्पल बी आपके पास एक सेट दिया गया है, इसमें मेंबर्स कौन कौन से हैं सर, इसमें मेंबर्स आपके 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, सो ऑन लिखा गया है सारे आपके सेट। आप लिखेंगे सर बी जो है, अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म लिखना होगा आप लिखेंगे सर एक्स साइड एट एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर।
बस ये आप इस तरीके से जब रिप्रेजेंट करें, ये तरीका आपके पास कहलाएगा सेट बिल्डर फार्म। तो दो मेथड आपको समझ में आ गए हैं, एक तो रोस्टर मेथड हो गया, एक तो आपके पास सेट बिल्डर फार्म हो गया। समझ में आ गए? कोई डाउट अगर आपको यहाँ तक हो तो आप हमें पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, दो क्वेश्चन आपके पास हैं, इनको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास दिया गया है कि एक सेट है, रोस्टर फार्म लिखा गया है, इसे सेट बिल्डर फार्म आपने रिप्रेजेंट करना है। A = 1, 8, 27, 64, 125 सो ऑन। क्वेश्चन 2, P एक सेट दिया गया है, एक्स सेट है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 7। इन दो सेट्स को जो है रिप्रेजेंट कीजिए। पहले को आपने सेट बिल्डर फार्म लिखना है, दूसरे सेट को आपने जो है रोस्टर फार्म लिखना है। तो लिखिए, आंसर दे दीजिए। ठीक है, देखना नहीं है मेरे दोस्त, आपने आंसर जो है साथ साथ देते जाना है। चलिए जी, अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। 1, 8, 27, 64, सर ये क्या है? दीज ऑल आर क्यूब्स। क्योंकि 1 अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास 1 का क्यूब आ रहा है, ये 2 का क्यूब आ रहा है, ये 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, सो ऑन। आप लिखेंगे सर A = x साइड एट x इज क्यूब ऑफ ए नेचुरल नंबर। ठीक है जी, तो आप इस तरह से जो है सेट बिल्डर फार्म इसको लिख सकते हैं, या ऐसा कहें कि x जो है x साइड एट x इज इक्वल टू n क्यूब एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, वन एंड द सेम थिंग, दोनों का मतलब सेम है। हमने लिखा कि x साइड एट x इज ए क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, या ऐसा लिखें कि x साइड एट x इज इक्वल टू n क्यूब वायर n इज ए नेचुरल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका सोल्यूशन आप क्या लिखेंगे? 2 में आपके पास दिया गया x साइड एट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 7। तो P में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? नेचुरल नंबर है लेस देन 7, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। ये हो गया आपके पास रोस्टर फार्म लिखना, ये हो गया आपके पास सेट बिल्डर फार्म लिखना। उम्मीद करेंगे दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सेट्स हैं जिनके बारे में हमने जानना है। पहला सेट है सर एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट किसे कहेंगे? एम्प्टी सेट किस सेट को कहेंगे? एम्प्टी सेट को कभी कभी आप नल सेट भी कहते हैं, इसी सेट को कभी कभी आप वाइड सेट भी कहते हैं। ठीक है जी, नल सेट कहें, वाइड सेट कहें या एम्प्टी सेट कहें, सबका मतलब एक ही है। सर एक ऐसा सेट आपके पास आ जाएगा जिसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो, एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो, उस सेट को आप जो है एम्प्टी सेट कहते हैं। और जनरली इस सेट को आप जो है 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस तरह से आप लिखें ब्रेस के बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं है, सर ये जो है एम्प्टी सेट को दर्शाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं कि A एक सेट है, A एक सेट है, लिख रहे हैं सर A एक सेट है, सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे x साइड एट x² - 2 जो है ये आपके पास 0 के बराबर है, x² - 2 0 के बराबर है, और x जो है एंड x इज ए रैशनल नंबर। अब देखिए सर, अगर आप x² - 2 0 के बराबर लिखेंगे, x² - 2 0 के बराबर लिखेंगे, x² किसके बराबर आ जाएगा? 2 आ जाएगा, x किसके बराबर आ जाएगा सर? √2 आप लिख सकते हैं। तो आप कह सकते हैं मेरे दोस्त कि x² - 2 = 0 ऐसी कोई भी वैल्यू x की नहीं है जो रैशनल हो और पूरे के पूरे तौर पर आपके पास इस इक्वेशन को सॉल्व करती है, x² - 2 = 0। तो आप कहेंगे देयर इज नो एलिमेंट इन द सेट A विच विल सॉल्व दिस वेरी गिवन सेट। जो आपके पास इस सेट में मौजूद होगा कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, तो आप कहेंगे सर A सेट क्या है? सर ये आपके पास एम्प्टी सेट है। दूसरा हम कहेंगे A जो है सर फॉर एग्जाम्पल B, दूसरा आप सेट ले लेंगे, B आपने दूसरा सेट ले लिया, x कोई एलिमेंट आपने ले लिया, साइड एट x जो है वो 4 से बड़ा है और 5 से छोटा है, एंड x इज ए नेचुरल नंबर। x एक नेचुरल नंबर है जो 4 से बड़ा है और 5 से छोटा है। 4 और 5 के बीच में सर कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो आप कह सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट B में नहीं मौजूद होगा, इसीलिए जो सेट B है सर ये B सेट भी आपके पास एम्प्टी सेट है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपने जो समझनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट कहलाता है जिसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं होगा। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मेरे दोस्त? रिप्रेजेंट इसको इस तरह से 5 से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से आपने लिखा, या लाइन बीच में डाल दी, इसको 5 कहते हैं, या इस तरह से ब्रेस से लिखे, बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इस सेट को आप क्या कहेंगे? सर सेट को आप एम्प्टी सेट कहेंगे। दूसरा जो आपके पास एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास पूछा जा सकता है वो है आपका फाइनाइट सेट। एक ऐसा सेट जिसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं होंगे सर वो आपके पास डिफिनिट होंगे, इतने होंगे कि आप उनको गिन सकें, उनकी जानकारी आप रख सकें। ठीक है जी, अभी जो दूसरा आपके पास आ रहा है उसे आप क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट एक ऐसा सेट होगा जिसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो आपके पास डिफिनिट होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे सर इसमें? नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे, मेंबर जो होंगे वो आपके पास डिफिनिट होंगे, आप उनके बारे में जानकारी रख सकते हैं कितनी है। फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं A एक सेट है, x साइड एट x इज इवन नेचुरल नंबर
लेस देन 10। तो आप कह सकते हैं कि सर ए में जो एलिमेंट्स मौजूद हैं वो कौन कौन से आते हैं सर 2, 4, 6, 8। सर ये आपके पास गिने चुने नंबर आ सकते हैं इसमें। इस सेट को आप कहेंगे सर फाइनाइट सेट। एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे, नंबर ऑफ मेंबर जो होंगे, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो होंगे मेरे दोस्त, वो क्या होंगे, वो डिफिनिट होंगे, वो इतने होंगे आप उनको गिन सकें। इसके बरकस अगर आपके पास एक सेट ऐसा दिया गया है जिसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो इतने हैं कि आप गिन नहीं सकते, इनडिफिनिट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो उस सेट को आप क्या कहेंगे, उसको आप कहेंगे इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट क्या है मेरे दोस्त, इनफाइनाइट सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो डिफिनिट नहीं है। फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि आपके पास सी एक सेट है, एक्स साइड एट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स एक नेचुरल नंबर है। अब एक्स में कौन कौन से, सी में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे सर, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, रात हो जाएगी, आप लिखते जाइए, नंबर खत्म होने वाले नहीं है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं सर, इनडिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो इस सेट को आप क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट कहेंगे। बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, सिंपल चीज़ें हैं, इनको आपने याद रखना है। तीसरा जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो आपके पास है इक्वल सेट। दो सेट्स का आप इक्वल सेट कब कहेंगे, अगर दोनों में जो है एक जैसे एलिमेंट्स मौजूद होंगे। दो सेट्स आपके पास इक्वल सेट्स की बात हम कर रहे हैं अब, बस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यही चीज़ें आपके पास इंपॉर्टेंट है। दो सेट्स को इक्वल सेट्स कब कहेंगे सर, अगर आपके पास दो सेट्स हैं सर, ए एक सेट दिया गया है, बी दूसरा सेट दिया गया है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में मौजूद होंगे, फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 4, 8 इसमें मौजूद हैं, बी एक सेट है, इसमें एलिमेंट्स आपके पास 8, 2, 4 और 1 दिए गए हैं। जो जो एलिमेंट इसमें मौजूद है वही एलिमेंट इसमें भी मौजूद होगा। दीज टू सेट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स के लिए आप क्या कहेंगे, ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल सेट्स इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स एंड वी राइट ए इज इक्वल टू बी। अब दूसरी बात है, कभी कभी भटकाने के लिए एग्जामिनर जो है इक्विवेलेंट सेट के बारे में पूछ सकता है। इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट में जरा बारीक सा फर्क है, देखिए सर। इक्विवेलेंट सेट किसे कहेंगे, अगर आपके पास दो सेट है सर, ए एक सेट दिया गया है, बी एक सेट दिया गया है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में जितने हैं उतने ही एलिमेंट्स बी में दिए होंगे तो दो सेट जो है इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे, चाहे फिर वो एलिमेंट्स ए में और बी में एक जैसे हों या ना हो। बात को समझिए, हम कह रहे हैं सर ए एक सेट दिया गया है, इसमें एलिमेंट्स मौजूद हैं 1, 2, 4, 8। बी एक सेट दिया गया है, इसमें एलिमेंट मौजूद हैं 1, 2, 3, 9। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं सर, 4 एलिमेंट मौजूद हैं। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने मौजूद है सर, 4 एलिमेंट मौजूद हैं। दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट सिर्फ सेम है, तो आपके सेट जो हैं वो इक्विवेलेंट हैं। लेकिन क्या ये इक्वल सेट्स हैं सर, इक्वल सेट्स नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ पर 1, 2 है, 1, 2 यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 नहीं है। तो हम कह सकते हैं ए एंड बी जो है इक्वल सेट्स तो हैं लेकिन इक्वल सेट्स नहीं है। या ऐसा कहें कि हर एक इक्वल सेट जो है वो इक्विवेलेंट तो होता ही होता है, लेकिन हर एक इक्विवेलेंट सेट जो है वो इक्वल सेट नहीं होता है। बात पकड़ में आई हो तो आगे बढ़ेंगे। समझना है बात को, बातों को सिर्फ चीज़ों को समझना है। एम्प्टी सेट सर कोई भी एलिमेंट नहीं है। फाइनाइट सेट नंबर ऑफ एलिमेंट डिफिनिट है। इनफाइनाइट सेट नंबर ऑफ एलिमेंट सर इनडिफिनिट है, उसमें इक्वल सेट दो सेट्स को इक्वल कहेंगे अगर हूबहू सेम एलिमेंट दोनों सेट्स में मौजूद होंगे। इक्विवेलेंट कब कहेंगे, इक्विवेलेंट तब कहेंगे अगर नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सिर्फ सेम है, चाहे फिर वो एक जैसे हों या ना हो, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर बराबर हैं तो दो सेट जो हैं इक्विवेलेंट सेट्स कहलाएंगे। बताइए मेरे दोस्त, ठीक है यहाँ तक। तो आप जो है अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल आपका फ़र्ज़ है, क्योंकि इस तरह की सीरीज़ तो ही कंटिन्यू हो पाएगी अगर आप दोस्तों की सपोर्ट जो है बरकरार रहेगी। अगला जो कंसेप्ट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है आपके पास सबसेट। सबसेट क्या है, ठीक है जी। अगर आपके पास ए कोई सेट है, हम कहेंगे सर ए सेट बी सेट बी का सबसेट है। फॉर एग्जाम्पल सर दो सेट लेंगे, ए सर एक सेट लेंगे, इसमें एलिमेंट्स हम कहेंगे सर 1, 2 और 3। समझिए, एग्जांपल के माध्यम से जल्दी समझ आएगी। बी एक सेट दिया जाएगा, इसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, 5, 3, 4, 8। अब देखिए, अगर सेट ए के हर एक एलिमेंट सेट बी में मौजूद होगा तो हम कहेंगे कि सेट ए जो है वो सबसेट है बी का, क्योंकि 1, 2 और 3 बराबर बी में मौजूद है, तो हम कहेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। इस तरह से लिखने का, इस तरह से आप ये जो बना रहे हैं ये रिप्रेजेंट कर रहा है सबसेट। ए सबसेट ऑफ बी व्हेन ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट इन द सेट बी। अगर आपके पास हर एक एलिमेंट सेट ए का सेट बी में मौजूद होगा तो हम कहेंगे कि सेट ए जो है वो आपके पास सबसेट कहलाएगा सेट बी का। बताइए मेरे दोस्त, बात पकड़ में आ गई।
क्या कहेंगे, अगर इसका मतलब ये होगा कि अगर आपके पास सेट ए जो है, अगर सेट ए सबसेट है बी का, तो इसका मतलब ये होगा कोई भी एलिमेंट, अगर एलिमेंट ए जो है ये सेट बी ए को बिलोंग करता होगा, तो लाजमी बात ये होगी सेट जो एलिमेंट ए होगा ये सेट बी में भी मौजूद होगा ही होगा। जैसे हमने क्या कहा, हमने कहा 1 अगर सेट ए में मौजूद है बिकॉज सेट ए इज सबसेट है सेट बी, अगर 1 इसमें मौजूद है तो 1 इसमें होना ही होना है, 2 इसमें है तो 2 इसमें होना ही होना है, 3 इसमें है तो 3 इसमें होना ही होना है। इन जनरल बात करेंगे, अगर ए कोई स्मॉल लेटर ए जो है ये किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं सेट ए को, और सेट ए जो है सेट बी का सबसेट है, तो लाजमी बात होगा कि हर एक एलिमेंट जो है स्मॉल ए जो है वो सेट बी में भी मौजूद होना ही होना है। तो सेट ए को सबसेट कहेंगे बी का जब हर एक एलिमेंट ए का सेट बी में मौजूद होगा। ठीक है जी, क्या सेट बी इसका सबसेट कह सकते हैं, इसको उल्टा कहेंगे कि सेट बी जो है, क्या हम कह सकते हैं कि बी जो है बी भी सबसेट है ए का। इसका मतलब ये हो गया कि हर एक एलिमेंट बी के ए में मौजूद है। आपने देखा सर 1 2 2 3 तो हैं, लेकिन 5 4 और 8 में मौजूद नहीं है, तो आप कहेंगे सर सेट बी इज नॉट सबसेट ऑफ सेट ए। ठीक है जी, बात पकड़ में आ गई, तो आगे बढ़ेंगे। चलिए एग्जाम्पल देते हैं, आप इसका आंसर हमें चुटकियों में दे दीजिए। समझ गए सबसेट क्या है, क्योंकि एग्जाम्पल से जो है आप और बेहतर समझेंगे। एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं कि आपके पास एक सेट बी दिया गया है, उसमें एलिमेंट्स हैं 1 8 और 9। इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं सर, 1 8 9। सी एक सेट दिया गया है, इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 3 7 1 9 6 8 9 6 और 8। बताइए सर, पहला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है कि सेट बी जो है डैश सेट सी, क्या ये सबसेट है कि नहीं है। क्वेश्चन 2 आपके पास दिया गया है सेट सी डैश सब सेट बी। अब देखिए बी का 1 8 9 सर बी का हर एक एलिमेंट सी में मौजूद है, आप कहेंगे सर बी इज सबसेट ऑफ सी। सी का हर एक एलिमेंट बी में मौजूद नहीं है, तो आप कहेंगे सी इज नॉट सबसेट ऑफ बी। बात तक पकड़ में आ गई, तो आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ कभी कभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो है, क्योंकि क्वेश्चन में इंटरवल्स का यूज़ हो सकता है, तो इंटरवल्स आपको पता होनी चाहिए कि इंटरवल्स कौन से हैं और किस तरह के इंटरवल्स आपके पास होते हैं। देखिए सर, इंटरवल्स की बात अगर आपसे पूछी जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है इंटरवल्स पर नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपके सेट्स में इनका यूज़ आ सकता है। इंटरवल्स जनरली हम जो है मोटे मोटे तौर पर 2 इंटरवल्स होते हैं, एक तो सर ओपन इंटरवल होता है, दूसरा आपके पास क्लोजर इंटरवल होता है। पहला जो आपके पास इसमें टाइप आप पढ़ेंगे सर, वो आपके पास ओपन इंटरवल आता है। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल क्या है, ओपन इंटरवल हम लिखते हैं सर एक्स, फॉर एग्जांपल एक्स इज ग्रेटर देन ए एंड इज लेस देन बी। फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि एक्स सर एक नंबर है जो 5 से तो बड़ा है लेकिन 10 से छोटा है। इसमें आपके पास कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे सर, ए अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे, फॉर एग्जांपल ए रिप्रेजेंट करेंगे एक्स, सच दैट एक्स इज इक्वल टू दिस, तो आप लिखेंगे सर ए में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे। ए में आप एलिमेंट लिखेंगे 5 से बड़ा है, इसमें मतलब 5 को आपने एक्सक्लूड करना है, 10 से छोटा है 10 को आपने एक्सक्लूड करना है, मतलब यहाँ से बात शुरू होगी 6 से, फिर 7 से, फिर 8 से, फिर 9 से। मतलब सर सेट जो है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सेट स्टार्ट हो रहा है सर यहाँ पर आपके पास 5 हो गया, यहाँ पर 10 हो गया, 5 और 10 को आपने एक्सक्लूड किया, इसलिए यहाँ पर हम सर्कल जो है ओपन दिखाई दे रहे हैं। तो ओपन सेट में हम क्या करते हैं सर, जो आपके पास लिमिट्स होते हैं उनको आप एक्सक्लूड करते हैं। जैसे यहाँ पर आपके पास ओपन इंटरवल ऐसे दिए जाएंगे इन जनरल, तो आपके पास इस तरह के इंटरवल को आप जो है ओपन इंटरवल कहेंगे। और ओपन इंटरवल को इन जनरल हम रिप्रेजेंट करते हैं सर इस तरह से, ए कामा बी। अगर सिंपल यहाँ पर इस तरह के कामा इस तरह के जो ब्रैकेट्स हैं इनके बीच में दिखाया जाएगा, तो आपके पास ए कामा बी, या आपके पास एक ओपन इंटरवल को दर्शाएगा। इसका मतलब एक्स जो है वो ए से तो बड़ा है लेकिन बी से छोटा है, मतलब ए और बी इंक्लूडेड नहीं है, ए से बड़ा आना चाहिए और बी से छोटा आना चाहिए। इस इंटरवल को आप कहेंगे ओपन इंटरवल। इसके बरकत दूसरा इंटरवल क्या कहलाता है सर, क्लोज इंटरवल। बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, सिर्फ आपने एक तो चीज़ों को नॉमेनक्लेचर याद रखना कि किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ओपन इंटरवल के लिए आपने रिप्रेजेंट किया कि इस तरह के ब्रैकेट्स जो है इनके बीच में आपने ए और बी लिख दिया, ये ओपन इंटरवल को दर्शा रहा है। दूसरा इंटरवल आपके पास होता है सर क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्या है सर, क्लोज इंटरवल आप जनरली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, इट इज लेस देन और इक्वल टू बी। मतलब सर एक्स में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, इसमें सर ए भी इंक्लूड होगा, बी भी इंक्लूड होगा। फॉर एग्जांपल के तौर पर हम कह रहे हैं सर ए एक सेट है, एक्स साइड एट एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, लेस देन और इक्वल टू 10। अब देखिए इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे इस सूरत में, एलिमेंट आ जाएंगे सर 5 इंक्लूडेड है, 6 इंक्लूडेड है, 7 इंक्लूडेड है, 8 इंक्लूडेड है, 9 इंक्लूडेड और 10 भी इंक्लूडेड है। मतलब 5 और 10 दोनों इंक्लूडेड है, इसलिए इसको आप इस तरह से दोनों एंड पर जो है
क्लोज्ड आप दर्शाएंगे, यहाँ पर हो गया 5, यहाँ पर हो गया 10, ये आपके पास क्लोज इंटरवल को दर्शाएगा। क्लोज इंटरवल को लिखने के लिए तरीका आप इस तरह के ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर A, B अगर आपके पास इस तरह के ब्रैकेट के बीच में लिखा हो तो आप दर्शाएंगे कि एक्स जो है इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू A, इट इज़ लेस देन और इक्वल टू B। कभी इस तरह का दिया जाए कि इंटरवल में आपके पास 5 और 11 दिया जाएगा, इसका मतलब ये होगा कि एक्स जो है इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, लेस देन और इक्वल टू 11। बात पकड़ में आ गई, अच्छी बात है। कभी कभी आपके पास एक तरफ से ओपन होता है, दूसरी तरफ से क्लोजर होता है। तो सूरत में आपके पास कभी क्वेश्चन, हम क्यों पढ़ा रहे हैं सर इंटरवल, क्योंकि क्वेश्चन आपके पास कभी क्वेश्चन दिया जाएगा एग्जामिनेशन में इस तरह से, आपके पास सेट दिया जाएगा A इज इक्वल टू सेट बिल्डर फॉर्म दिया जाएगा एक्स साइड एट एक्स इज इक्वल टू एक्स में आपके पास 5 और 11 दिया जाएगा। बोला जाएगा बताइए सर इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे। जब आपको पता होगा सर ये वाला इंटरवल जो है क्लोजर इंटरवल को दर्शाएगा, आप इसमें जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लेंगे, लेस देन इक्वल टू 11 लेंगे, लेकिन तब लेंगे जब आपको पास नॉलेज होगी इन इंटरवल्स की। अब आपके पास कभी कभी एक तरफ से ओपन इंटरवल होता है, दूसरी तरफ से क्लोजर होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लिखेंगे सर इस तरह का इंटरवल अगर आपके पास दिया जाएगा A, B और इस तरफ से ओपन होगा, एक तरफ से जब जहाँ से क्लोजर है एक्स इसमें आ जाएगा एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू A बट इट इज लेस देन B। फॉर एग्जाम्पल इस तरह का भी इंटरवल दिया जाए 2 और यहाँ पर दिया जाए सर 8, तो इस तरफ से ओपन है, इस तरफ से क्लोज है, आप 2 को इंक्लूड करेंगे, एक्स क्या लिखेंगे सर एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लेस देन 8, ये आपको दर्शाएगा इस इंटरवल को। अगर आपके पास कभी इस तरह से यहाँ से लेफ्ट साइड से ओपन हो, यहाँ पर आपने 2 लिख दिया, यहाँ पर आपके पास क्लोजड हो राइट साइड में, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स इट इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन और इक्वल टू 9। ये सब चीज़ें समझ में क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपके पास सीधा सीधा कभी इनका यूज़ दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा, आप इसका सर्ट बिल्डर फॉर्म में दिया जाएगा, रोस्टर फॉर्म में निकालिए, तब निकाल पाएंगे जब आपके पास इनकी नॉलेज होगी तो ही आगे बढ़ेंगे। चलिए मेरे दोस्त बताइए यहाँ तक बात समझ में आ रही है तो अच्छी बात है। चलिए सबसेट में एक चीज़ अभी आपको और नोट करनी है, जैसे आप कहते हैं सर प्रॉपर सबसेट और सुपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट एंड सुपर सेट, ठीक है जी, ये चीज़ें जो हैं आपको इंपॉर्टेंट हैं। देखिए अगर आप कह रहे हैं सर A एक सेट आपने ले लिया, इसमें एलिमेंट हो गए सर 1 3 9, B एक सेट आपने ले लिया, इसमें एलिमेंट हो गए 1 2 3 5 7 8 9। देखिए यहाँ आप कहेंगे सर A जो है ये सबसेट है B का, क्योंकि हर एक एलिमेंट A का B में मौजूद है, और A जो है ये B के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है सर, क्योंकि A में जो एलिमेंट हैं और B में जो एलिमेंट हैं दोनों के सेम सिर्फ वही एलिमेंट नहीं है, तो A और B इक्वल नहीं है। इफ A इज सबसेट ऑफ B एंड A इज नॉट इक्वल टू B, देन यू विल से दैट A जो है ये क्या कहलाएगा सर, ये सुपर, ये आपके पास प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, और सेट B जो है ये सुपर सेट कहलाएगा। अब देखिए बहुत नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल आपने बड़े प्रेम से चीज़ों को सीखना है। हमने कहा कि अगर आपके पास दो सेट्स हैं A और B, अगर A जो है वो सबसेट आ रहा है B का और A B के बराबर नहीं है, तो उस सूरत में जो A है वो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा B का, और B जो है वो सुपर सेट कहलाएगा। बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ेंगे। सीख रहे हैं तो साथ साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब आपका ज़रूर आना चाहिए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगले दो चीज़ें हमने सीखनी है, उससे पहले बात याद रखिए कि फाई जो है, जो अभी अभी आपने पढ़ लिया कि एम्प्टी सेट जिसने पढ़ लिया, फाई को रिप्रेजेंट करते हैं। फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, मतलब हर एक सेट में फाई मौजूद ही मौजूद है। ये आपने इन जनरल बात याद रखनी है कि फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, मतलब फाई हर एक में मौजूद है। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर है। अभी हमारे जो टॉपिक्स और बच रहे हैं उनके बारे में बात करें। फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये आपने याद रखना है कि हर एक सेट में फाई मौजूद है और हर एक सेट का एलिमेंट आपके पास फाई है। ठीक है जी, अच्छी बात है। अगली बात जो आपने पढ़नी है वो आपके पास पावर सेट आ रहा है। पावर सेट किसे कहेंगे, पावर सेट और यूनिवर्सल सेट, इनके बारे में बात करेंगे। पावर सेट क्या है, चलिए हम समझते हैं। सर हम कह रहे हैं सर एक आपके पास आपने सेट ले लिया, एलिमेंट्स इसमें कौन कौन से आ रहे हैं सर, 1 2 और 3। 1 2 और 3 जो है एक सेट ले लिया सर आपने, एक सेट ले लिया, उसके एलिमेंट्स आपके पास 1 2 और 3 आ रहे हैं। चलिए सर और छोटा कर देते हैं, सो 2 ही रख देते हैं पहले आसान समझने के लिए। 1 और 2 सिर्फ इसमें एलिमेंट्स हैं। अब देखिए ए में कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं सर, एक तो 1 मौजूद है, एक तो 2 मौजूद है, और आपके पास इनबिल्ट आपके पास बिकॉज फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, वो आप लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे कि आपके पास एक अगर आपने सबसेट्स निकालने होंगे वो कौन कौन से निकलेंगे सर, एक तो फाई निकलेगा,
दूसरा आपके पास 1 इसमें आ जाएगा, तीसरा आपके पास सिर्फ 2 वाला एलिमेंट आ जाएगा, तीसरा आपके पास 1 और 2 जो है ये आपके पास आ जाएगा। मतलब सर ये आपके पास सबसेट्स हैं, दीज आर सबसेट्स ऑफ दिस वेरी सेट। अगर हम, क्योंकि सबसेट्स हमने पढ़ा लिया आपको, आपने एक सेट ले लिया, उसके जितने भी सबसेट्स हैं वो आपने ले लिया। इन सबसेट्स के एक सेट अगर आप बना लेंगे, इन सबसेट्स का एक सेट अगर उसको सी से आप पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पी ऑफ ए दैट्स पावर सेट ऑफ ए से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये जो है ये सेट आपके पास पावर सेट ऑफ ए कहलाएगा। पावर सेट ऑफ ए क्या है सर? अगर आपके पास एक गिवन सेट है, उसके जितने भी सबसेट्स हैं उन सारे सबसेट का एक सेट बना लेंगे। यू कैन से दैट कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। अब देखिए, अगर आपके पास सेट ए जो है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स m मौजूद हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आपके पास पावर सेट ऑफ ए में मौजूद होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने मौजूद होंगे? 2 रेज पावर m मौजूद होंगे। फॉर एग्जाम्पल गिवन एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट कितने मौजूद हैं सर? इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 2 हैं, तो 2 रेज पावर 2 कितने हो गए सर? 4 हो गया। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स पावर सेट ऑफ कितने आने चाहिए? 4 आने चाहिए। 1 2 3 और 4 ये आपके पास आंसर है। सीधा पूछा जाता है, आपके एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके पास ए इज ए सेट विच कंटेन्स 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट 5 दिए गए होंगे, या ऐसा दिया जाए कि ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 और 5। पूछा जाएगा हाउ यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। तो आप निकालने की जरूरत नहीं है, आपने ले लिया सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें सर? 5 हैं, तो 2 रेज पावर 5 कितने हो गए सर? 32 हो गए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए में कितने होंगे सर? 32 होंगे, वो आप निकाल पाएंगे। अगर हम निकालने बैठ जाएंगे तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। आप पहले 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, इस तरह से 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, फिर उसके बाद 1 और 2 लिखेंगे, 1 3 लिखेंगे, 1 4 1 5 और 2 3, इस तरह से लिखते जाएंगे, 32 एलिमेंट्स आपके पास आ जाएंगे। इस तरह से हम कह रहे हैं, आप इन जनरल याद रखिए, इफ ए सेट कंटेन्स m नंबर ऑफ एलिमेंट्स देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ a इज इक्वल टू 2 रेज पावर m। तो पावर सेट क्या है सर? अगर आपका एक गिवन सेट है, उसके आपने सबसेट निकाले, उन सारे सबसेट का एक सेट बना लिया, वो जो आपके पास सेट आ जाएगा उससे आप पावर सेट कहलाएंगे। दूसरा आपके पास जो कंसेप्ट है वो आपके पास क्या आ रहा है सर? वो आपके पास यूनिवर्सल सेट आ रहा है। यूनिवर्सल सेट सर एक ऐसा सेट आ जाता है जिसमें बाकी सारे सेट जो हैं उसके ही सबसेट्स होंगे, या ऐसा कहें कि बाकी सारे सेट्स के एलिमेंट जो हैं इस यूनिवर्सल सेट में मौजूद होंगे। कहना क्या चाहते हैं वाहिम हम सर? यूनिवर्सल सेट हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे सर आपके पास 2 मिनट के लिए मान लेते हैं ए एक सेट है, x साइड एट x इज इवन नेचुरल नंबर। बी दूसरे एक सेट ले रहे हैं, x साइड एट x इज ऑड नेचुरल नंबर। तो आप यूनिवर्सल सेट यू ले सकते हैं कि x साइड एट x इज ए नेचुरल नंबर। मतलब क्या है सर? आप a लेंगे, a में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे सर? इवन कौन कौन से आ जाएंगे? 2 4 6 8 सो ऑन। बी दूसरा सेट है, इसमें ऑड नंबर्स आ रहे हैं, कौन कौन से हैं सर? 1 3 5 7 9 सो ऑन। यूनिवर्सल सेट में क्या क्या आ जाएंगे सर? ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सो ऑन। ये क्या आपके पास यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। यूनिवर्सल सेट क्या है आपके पास? सेट कंटेनिंग ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर एलिमेंट्स एंड ऑफ व्हिच ऑल अदर सेट्स आर सबसेट्स। उसको आप क्या कहलाएंगे? उस सेट को आप जो है यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ठीक है जी, ये आपके पास अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके पास कंसेप्ट इस पर आ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन सर पावर सेट अभी आपने पढ़ लिया, पावर सेट क्या है उस पर एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, आप हमें जो है करके देंगे। हम आपके पास क्वेश्चन दे रहे हैं, हाउ मनी एलिमेंट्स हैज हाउ many elements have power set of A if, अगर आपके पास जो A है वो आपके पास एक एम्प्टी सेट है 5 है। बताइए सर कितने एलिमेंट्स इसमें पावर सेट ऑफ A में मौजूद होंगे? अभी ये क्वेश्चन आपके पास अच्छा क्वेश्चन है, बेहतर क्वेश्चन है। बताइए सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे इसमें? देखिए बात को समझिए, क्योंकि आपके पास A एक सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं सर? 0 है, बिकॉज एम्प्टी सेट इज ए सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट। तो आप कहेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं सर? 0 हैं। देयरफॉर 2 रेज़ पावर 0 कितना हो गया सर? 1 हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कितना आ जाएगा सर? 1 आ जाएगा। वो कौन होगा सर? वो सिर्फ 5 होगा। मेरी बात समझ में आ गई? कहना क्या चाहते हैं? अगर आपके पास एक सेट है, एम्प्टी सेट है
A is equal to 5, this means this set contains no element. नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे पावर सेट में 2 रेज पावर m, दैट इज m की वैल्यू यहाँ पर 0 है, 2 रेज पावर 0 और 3 रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1, और आपके पास आंसर जो है आ जाएगा कि एक एलिमेंट्स में मौजूद होगा। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर है। अगली बात जो है आपके पास वेन डायग्राम के बारे में बात करेंगे। वेन डायग्राम पर आपके पास इन जनरल कंसेप्ट आपको दे रहे हैं। देखिए सर, वेन डायग्राम कुछ इस तरह से आप जनरली आपके पास एक रेक्टेंगल जैसे दिया जाता है जो पूरे के पूरे किसको दर्शाता है सर, यूनिवर्सल सेट को दर्शाता है। इसके अंदर कोई आपके पास एक सेट दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल ये जो है सेट ए को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें 1 फॉर एग्जांपल, इसमें 2, इसमें 5 और इसमें 6 दिया जाएगा। ठीक है जी, ये इसके बाहर अगर एलिमेंट आप देखेंगे 3, 7, 8, 10, 4, 9 ये आपके पास दिए जाएंगे। तो आप कहेंगे कि आपके पास U जो है यूनिवर्सल सेट है, इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं सर, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अगर आप A देखेंगे, A में कौन कौन से मौजूद हैं सर, 1, 2, 5 और 6, 1, 2, 5 और 6। तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट जब करेंगे, वेन डायग्राम कहलाते हैं इसे। वेन डायग्राम के माध्यम से भी आप क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आप कहेंगे सर ए जो है ये सबसेट आ रहा है किसका, यूनिवर्सल सेट का, अच्छी बात है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में बनेंगे वो आपके ऑपरेशंस ऑफ सेट्स पर बनेंगे। ठीक है जी, ऑपरेशन ऑफ सेट्स में हम जनरली से 2 तरह के ऑपरेशन पढ़ते हैं। एक को आप कहते हैं सर यूनियन ऑफ सेट्स, दूसरे को हम कहते हैं सर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है जी, ऑपरेशन ऑफ सेट्स उनके बारे में बात करेंगे। ऑपरेशन ऑन सेट्स, पहला जो ऑपरेशन हम पढ़ेंगे वो आपके पास आ रहा है सर यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स किसे कहेंगे सर, अगर आपके पास 2 सेट्स हैं सर, हम कह रहे हैं ए आपके पास एक सेट है, एग्जांपल के तौर पर हम आपको समझाएंगे, ज़्यादा आसानी समझाएगा। 1, 2, 3, 4 ये आपके पास एक सेट है। बी दूसरा सेट है, इसमें एलिमेंट्स आपके पास दिए गए हैं 3, 4, 5, 6 और 7। अगर आपके पास ए यूनियन बी, अगर इन 2 सेट्स का आपने यूनियन निकालना होगा सर, वो कौन कौन से एलिमेंट होंगे, वो सारे के सारे एलिमेंट वो होंगे या तो ए में मौजूद हैं या तो बी में मौजूद हैं, या आपने ले लेने हैं, और जो 2 कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनका आपने एक बार लेना है। जैसे जैसे आपने ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, इसमें कौन कौन से हैं, 3, 4 तो इसमें आ गया सर इंक्लूड, 5, 6 और 7। ये वाला सेट आपके पास जो है यूनियन कहलाएगा ए यूनियन बी का। तो 2 सेट्स अगर आपके पास ए और बी दिए जाएंगे, ए एंड बी और अन्य 2 सेट्स अगर आपके पास दिए जाएंगे, तो यूनियन ऑफ ए एंड बी इज अ सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, द कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन टुगेदर। सिर्फ एक बार, वंस आपने एक बार लेने हैं, या ऐसा कहें, इन दूसरे अल्फाज में हम कहें कि यूनियन अगर आपके पास ले रहे हैं आप 2 सेट्स का, ए और बी 2 सेट्स दिए जाएंगे, इनका अगर आपने यूनियन लेना होगा, एक सेट सी आप मान लेंगे, फॉर एग्जांपल ए और बी का यूनियन आपने सेट सी ले लिया। सी एक ऐसा सेट होगा विच कंटेन्स ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर ईदर इन ए और इन बी इंक्लूडिंग दोज विच आर कॉमन। तो आप कह सकते हैं कि यूनियन में आप लिखेंगे कि आपके पास यूनियन में आप क्या कहेंगे, अगर आपके पास ए और बी 2 एलिमेंट 2 सेट दिए जाएंगे, तो आप ए यूनियन बी को अगर आप लिखेंगे सर एक्स साइड एट, एक्स या तो बिलोंग कर रहा है आपके ए को और एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है बी को, तो और के माध्यम से आप जो है यूनियन को दर्शाते हैं। ठीक है, बात पकड़ में आ गई। अब बात पढ़ते हैं सर थोड़ा। अगर आपके पास ए एक सेट दिया गया है 1, 2 और 3, बी एक सेट दिया गया है 1, 3, 2, 5 और 7। ठीक है, ए यूनियन बी हम आपसे बोलें तो आप क्या लिखेंगे सर, 1, 2, 3, 5 और 7। तो मतलब ये किसके बराबर आ जाएगा सर, बी के बराबर आ जाएगा। इन अदर वर्ड हम कहेंगे अगर ए जो है ये सबसेट आ रहा है बी का, तो ए यूनियन बी जो है ये किसके बराबर आ जाएगा सर, बी के बराबर ही आ जाएगा। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी इटसेल्फ। ये बात आपने पढ़नी है, समझनी है अच्छे से। वेन डायग्राम पर अगर आपको दर्शाना होगा यूनियन, तो आप कैसे दर्शाएंगे यूनियन, अगर आप वेन डायग्राम पर दर्शाएंगे तो कैसे दर्शाएंगे सर, ये आपके पास एक यूनिवर्सल सेट आपने रेक्टेंगल में ले लिया सर, ये आपके पास सेट ए हो गया, ये आपके पास सेट बी हो गया,
ये आपके पास ए है, ये बी है। यूनियन अगर आपने दर्शाना होगा तो वो एलिमेंट्स जो या तो ए में है या तो बी में है, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको भी आपने इंक्लूड करना है। तो अगर हम इसको करेंगे सर, जिस पार्ट को हम सर कलर कर रहे हैं, ये सारे का सारा हिस्सा क्या कहलाएगा, ये सारे का सारा हिस्सा मेरे दो जिसको आपने कलर किया है वो आपके पास ए यूनियन बी कहलाएगा। ग्राफिकली कभी रिप्रेजेंट करना हो तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, या तो एलिमेंट्स ए में मौजूद है या तो एलिमेंट बी में मौजूद हैं, और जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको भी आपने इंक्लूड कर दिया। तो ये क्या कहलाएगा सर, यूनियन ऑफ सेट्स कहलाएगा। यूनियन ऑफ सेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बारे में आप याद रखिए जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी आपके पास आ रही है सर, ए यूनियन बी। सर आप बी यूनियन ए के बराबर लिख सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को आप क्या कहते हैं सर, कम्यूटेटिव लॉ जो है होल्ड करता है यूनियन में। दूसरी प्रॉपर्टी जो है आपके पास आ रही है सर, ए यूनियन बी। इस सारे का अगर आप यूनियन लेंगे सी के साथ तो आप इसको लिख सकते हैं सर, ये आपके पास ए यूनियन बी यूनियन सी, इसके बराबर आप लिख सकते हैं। मतलब आपका जो एसोसिएटिव लॉ है, यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ जो है वो फॉलो हो रहा है, यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ जो है वो फॉलो हो रहा है। तीसरी बात जो है, तीसरा जो आपने याद रखना है कि ए यूनियन फाई, मतलब अगर ए कोई सेट है उसका आप नल सेट के साथ यूनियन करेंगे वो किसके बराबर आ जाएगा, लाजिमी बात है कि वो ए के बराबर ही आ जाएगा। इसे आप कहेंगे लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, फाई इज आइडेंटिटी ऑफ यू। चौथा जो है वो आपके पास आ रहा है कि अगर ए का यूनियन आप ए के साथ ही करेंगे तो वो फिर से ए के बराबर ही आ जाएगा। चौथा के बाद आप जो पांचवी बात जो प्रॉपर्टी याद रखेंगे, अगर आप यूनिवर्सल सेट का यूनियन करेंगे सेट ए के साथ तो वो किसके बराबर आ जाएगा सर, यूनिवर्सल सेट के बराबर ही आ जाएगा। ये 5 प्रॉपर्टीज़ हैं यूनियन के लिए जो आपको याद रखनी है। पहली प्रॉपर्टी क्या है सर, ए यूनियन बी जो है ये बी यूनियन ए के बराबर आप लिख सकते हैं। दैट्स कम्यूटेटिव लॉ फॉलोज इन यूनियन ऑफ सेट्स। ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी इस होल का अगर आप यूनियन सी के साथ लेंगे आप लिख सकते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी, दैट एसोसिएटिव लॉ जो है यहाँ पर फॉलो होता है। ए यूनियन फाई जो है दैट इज यूनियन ऑफ ए सेट एंड एम्प्टी सेट इज इक्वल टू द सेट ए इटसेल्फ, आप लिख सकते हैं ए यूनियन ए के बराबर आ जाएगा। और यूनियन अगर यूनिवर्सल सेट का यूनियन लेंगे ए के साथ तो वो यूनिवर्सल सेट के बराबर आ जाएगा। तो ये आपके पास हो गया सर यूनियन किसे कहेंगे। इसके बाद आपके पास जो इंपॉर्टेंट ऑपरेशन आ रहा है सेट्स पर, दूसरा, पहला तो आपने पढ़ लिया सर यूनियन, दूसरा आपके पास आ रहा है इंटरसेक्शन। ठीक है जी, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ये क्या मतलब है सर, ये मतलब ये है कि अगर आपके पास एक सेट दिया गया है, इसमें एलिमेंट्स 1 2 3 और 4 दिए गए हैं। बी एक सेट दिया गया है, इसमें एलिमेंट्स आपके पास 5 8 9 2 10 दिए गए हैं। तो अगर आपके पास ए इंटरसेक्शन आप इस तरह से लिखते हैं, उल्टा यू का उल्टा लिख दिया तो इंटरसेक्शन कहलाता है। ए इंटरसेक्शन बी में सर इसमें वो एलिमेंट आ जाएंगे सर जो एलिमेंट्स ए में भी होंगे, जो एलिमेंट्स बी में भी मौजूद होंगे। दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स कॉमन होंगे वही एलिमेंट्स जो है ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएंगे। जैसे 5 यहाँ है सर नहीं है, 8 यहाँ है सर नहीं है, 9 यहाँ है सर नहीं है, 2 यहाँ है 2 यहाँ है, तो आप देख सकते हैं सिर्फ 2 जो है आपके पास आ जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी में। तो ए इंटरसेक्शन बी में आप क्या लिखेंगे सर, ए इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। तो सिंबॉलिकली आप जो है इंटरसेक्शन को इस तरह से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, अगर आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो वेन डायग्राम पर, आप जो है ये आपके पास रेक्टेंगल जो है यूनियन सेट को दर्शा रहा है, ये आपके पास सेट ए हो गया, ये आपके पास सेट बी हो गया। फॉर एग्जाम्पल ए ये बी, तो ये जो हिस्सा आ रहा है जो कॉमन दोनों में आ रहा है, जो दोनों का कॉमन आ रहा है, जो दोनों में कॉमन है ये वाला हिस्सा, ये आपके पास क्या लगेगा ए इंटरसेक्शन बी। तो ये इंटरसेक्शन बी क्या है सर, दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ए एंड, इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको, A is equal to x such that x belongs to A and x belongs to B। ये एलिमेंट जो होगा ये दोनों में मौजूद होना चाहिए। जैसे ये 2 जो है, ये वाला 2 जो है ये इस सेट में भी मौजूद है, ये वाला 2 जो है इस सेट में भी मौजूद है, इसीलिए ए इंटरसेक्शन बी जो है उसमें आपके पास सिर्फ 2 ही इंक्लूड किया गया है। चलिए बताइए, बात समझ में आ गई। जिस तरह से आपने प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी यूनियन की, इसी तरह से कुछ प्रॉपर्टीज हैं इंटरसेक्शन की, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है जी, पहली प्रॉपर्टी जो आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, वो आपके पास आ रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है या आपके पास बी इंटरसेक्शन ए के बराबर आप लिख सकते हैं। दैट इज कम्यूटेटिव लॉ जो है इस पर भी होल्ड करता है। दूसरी प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन बी,
अगर आप ले रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी, इसका होल इंटरसेक्शन आप सी के साथ ले रहे हैं, तो ये आप लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इसके बराबर आप ले सकते हैं। दैट इज़ यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ जो है वो होल्ड होता है। तीसरी जो आपके पास प्रॉपर्टी आ जाएगी कि अगर आपके पास फाई है, दैट इज आपके पास एक एम्प्टी सेट है, इसके इंटरसेक्शन आप करेंगे सर ए सेट के साथ, तो ये आपके पास फाई के बराबर ही आ जाएगा, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा सर, सिर्फ फाई आ जाएगा। अगर ए है, इसके इंटरसेक्शन आप करेंगे सर ए के साथ ही, दोनों में कॉमन सर ए ही है, तो आप ए लिख सकते हैं। ए का अगर आप इंटरसेक्शन करेंगे मेरे दोस्त यूनियन के साथ, तो वो आपके पास ए ही आ जाएगा, क्योंकि कॉमन जो है ए आ जाएगा। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में बात करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी अगर आपके पास दिया गया होगा, तो आप लिख सकते हैं इसको ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। मतलब आपके पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी दिया गया होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहाँ पर इसको क्या कहलाते हैं सर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है यहाँ पर होल्ड करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं आपके इंटरसेक्शन पर। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई तो आप जो है सेशन को लाइक करते रहिए। ठीक है जी, ठीक है जी, वन शॉट में आपके साथ पूरे का पूरा टॉपिक क्लियर कर देंगे, अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे। चलिए जी, अगला टॉपिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या है सर, दो सेट्स आपके पास दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सर ए आपके पास एक सेट दिया गया है, बी दूसरा सेट दिया गया है होगा। डिफरेंस ऑफ सेट्स ए माइनस बी आपने लेना होगा। उसमें सर वो वाले एलिमेंट्स होंगे जो सेट ए में तो मौजूद होंगे लेकिन बी में मौजूद नहीं होंगे। मतलब क्या है सर, मतलब ये है कि आपके पास ए आपने एक सेट ले लिया सर, इसमें 1 2 3 4 आपने ले लिया। फॉर एग्जाम्पल वो वाले एलिमेंट्स आपने लेने हैं जो सेट ए में मौजूद होंगे लेकिन बी में मौजूद नहीं होंगे। वो कौन कौन आ जाएंगे सर, जिस तरह से आपने ले लिया सर, बी एक सेट ले लिया आपने 2 4 6 8, ये आपने बी सेट ले लिया। अगर आपसे पूछा जाएगा ए माइनस बी ले लीजिए, तो आप ए माइनस बी दैट इज डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट विच कंटेन्स दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ए बट नॉट इन बी। बट नॉट, ए में तो मौजूद होंगे लेकिन बी में मौजूद नहीं होंगे। 2 यहाँ पर मौजूद है, 2 आप इंक्लूड नहीं करेंगे। 4 यहाँ पर है, 4 नहीं इंक्लूड करेंगे। लेकिन 1 जो है 1 बी में मौजूद नहीं है। 2 तो है, 3 सर इसमें नहीं है, तो 1 और 3 जो है सर आपके पास ए माइनस बी आ जाएगा। अगर बी माइनस ए आपसे पूछा जाएगा तो बी माइनस ए में वो वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे सर जो बी में तो मौजूद होंगे लेकिन ए में नहीं होंगे, ए में नहीं होंगे। जैसे बी में 2 मौजूद है, यहाँ भी है, ये इंक्लूड नहीं होगा। 4 में भी है, 4 में भी इंक्लूड नहीं होगा। 6 यहाँ है, वहाँ नहीं है। 8 यहाँ है, वहाँ नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि a माइनस बी ये लाजमी नहीं है कि b माइनस ए के बराबर आ जाए। अब बोली बात पर पकड़ में आ गई। आपके पास पूछा जाए कि दो सेट्स हैं सर, आपके पास सेट ए है, सेट बी है, यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। यू कैन से द डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स ए एंड बी इज ए सेट विच कंटेन्स those elements which are present in A but not in B। वो वाले एलिमेंट जो आपके पास A में मौजूद होंगे लेकिन B में मौजूद नहीं होंगे। जैसे 1 2 3 4 आपने एक सेट ले लिया, B आपने 2 4 6 8 ले लिया। A माइनस B में आपने कौन कौन से एलिमेंट लेने होंगे जो सिर्फ A में मौजूद होंगे, B में नहीं होने चाहिए। जैसे 1 यहाँ सिर्फ A में मौजूद है, 2 में नहीं, B में नहीं है। 3 सिर्फ A में मौजूद है, B में नहीं है, वो आपने ले लिया सर A माइनस B। B माइनस ए में अगर आपने लेना होगा तो वो वाले एलिमेंट जो B में मौजूद तो हैं लेकिन A में नहीं है। जैसे 6 सर B में मौजूद है लेकिन A में मौजूद नहीं है। 8 सर B में मौजूद है लेकिन A में मौजूद नहीं है। 6 और 8 इसमें आ जाएंगे। वेन डायग्राम पर अगर आपसे पूछें कि मेरे दोस्त वेन डायग्राम पर आप जो है इसको दर्शाइए कि A माइनस बी और B माइनस ए को आप कैसे दर्शाएंगे, आप देखेंगे सर 2 मिनट के लिए मान लेते हैं ये रेक्टेंगल जो है ये पूरे का पूरा यूनिवर्सल सेट को दर्शाता है। सर ये आपके पास अगर आप लेंगे सर ये आपके पास सेट ए है फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास सेट बी है, ये आपके पास ए सेट हो गया, ये आपका बी सेट हो गया। अगर आपसे पूछा जाएगा ए माइनस बी तो आप देखेंगे सर सिर्फ ए में होंगे लेकिन बी में नहीं होंगे। मतलब सर ये वाला हिस्सा जो है बी को छोड़ दिए, बी को छोड़ दिए साइड में, ये जिसको हम रेड कलर से कलर करें ये वाला हिस्सा, सिर्फ यही सर जो है ये कहलाएगा ए माइनस बी। इसके बरकस अगर ये आपके पास b माइनस ए पूछा जाएगा तो ये आपके पास यूनिवर्सल सेट को दर्शा रहा है। ये सेट a हो गया, ये सेट b हो गया, ये सेट a हो गया, ये सेट b हो गया। b माइनस ए पूछा जाएगा तो b में तो मौजूद है सर, जिसको हम ब्लैक से कलर करेंगे, b में तो मौजूद है लेकिन a में मौजूद नहीं है। ये वाला हिस्सा जो है किसको कहलाएगा सर, b माइनस ए को कहलाएगा। बात पकड़ में आ गई? ठीक है जी, तो ये वाला हिस्सा a माइनस बी को कहलाएगा, ये वाला हिस्सा b माइनस ए। ये जो कॉमन वाला हिस्सा है ये क्या है सर, इंटरसेक्शन ऑफ a एंड b। ठीक है, आप तो अच्छे से समझ रहे हैं क्योंकि आपने चीज़ें हमारे साथ बड़े बेहतर तरीके से समझी हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस देते हैं, उनको निपटाइए और आगे बढ़िए। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सॉल्व कीजिए। एक्स उसमें एलिमेंट्स आपके पास 1 5 8 7 दिए गए हैं, वाई उसमें 9 3 2 1 दिए गए हैं।
ये आपके पास सर एक्स चलिए सर इनका नाम चेंज कर दीजिए, ये और ए और बी है, ये ए आपके पास है, ये आपके पास बी है, ए और बी आपके पास दो सेट्स दिए गए हैं, ये चीज़ें आपने फाइंड करनी है, ए यूनियन बी निकालिए सर, जब तक हम लिखेंगे तब तक आपके आंसर जो है आ जाने चाहिए। सोल्यूशन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में कौन क्या आ जाएंगे सर, या तो ए में होनी चाहिए या तो बी में होनी चाहिए, कॉमन एलिमेंट्स को आपने इंक्लूड करना है। यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा, 1 और 2 आपने ले लिए सर, उसके बाद 3 हो गया, उसके बाद आपके 5 हो गया, 7 हो गए, 1 2 3 ठीक है जी, 5 7 8 और 9, ये आपके पास सर क्या क्या आ जाएंगे सर, ए यूनियन बी आ जाएगा। अगर आपके पास ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा सर, दोनों में कॉमन क्या है सर 1, उसके अलावा कोई कॉमन है सर नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन है तो आपके पास इंटरसेक्शन आ जाएगा। ए माइनस बी मतलब ए में तो मौजूद होनी चाहिए लेकिन बी में मौजूद नहीं होनी चाहिए। ए में कौन क्या है सर 1 है, 1 है कैंसिल आउट कर दीजिए, 5 1 इसमें मौजूद है तो आप 5 इंक्लूड करेंगे, 8 यहाँ है यहाँ नहीं है तो 8 यहाँ इंक्लूड कीजिए, 7 यहाँ है तो यहाँ नहीं है तो यहाँ आप इंक्लूड करेंगे। बी माइनस ए अगर आपसे पूछा जाएगा तो बी में तो मौजूद होनी चाहिए लेकिन ए में नहीं है, जैसे 9 यहाँ है यहाँ नहीं है तो आप इंक्लूड करेंगे, 3 यहाँ है यहाँ नहीं है तो यहाँ पर आप इंक्लूड करेंगे, 2 यहाँ है तो यहाँ नहीं है तो आप इंक्लूड करेंगे, 1 यहाँ है यहाँ तो आप एक्सक्लूड कर दीजिए इसको, ये आपके पास आंसर आ जाएंगे। ठीक है जी, क्योंकि क्वेश्चंस आप करेंगे तो बेहतर तरीके से आप चीज़ों को समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और दो चीज़ें समझते हैं इसी रिलेशन में। चलिए जी, अगला टॉपिक जो आपके दो चीज़ें आपने सीखनी है वो आपके पास डिसजॉइंट सेट्स कहलाएंगे और कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट कहलाएंगे। डिसजॉइंट सेट्स क्या हैं सर, अगर आपके पास बात करेंगे डिसजॉइंट सेट्स की, डिसजॉइंट सेट्स सर अगर आपके पास दो सेट्स हैं सर, सेट ए है सेट बी है, दो सेट्स अगर आपके पास ऐसे दिए गए हैं जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, या ऐसा कहें कि अगर आप दो सेट्स का इंटरसेक्शन लेंगे, वो आपके पास एक नल सेट आ रहा है एम्प्टी सेट आ रहा है, तो वो जो सेट है वो दो सेट्स हैं उनको आप डिसजॉइंट सेट्स कहेंगे। कहना का क्या चाहते हैं सर, ए एक सेट है इसमें एलिमेंट्स आपके पास आ रहे हैं सर 1 3 5 7, बी एक सेट है इसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं सर 2 4 6 8, इन दोनों को आपने इंटरसेक्शन लिया, ए इंटरसेक्शन आपने बी लिया तो आपको क्या मिला सर 5 मिला, मतलब दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। अगर आप दो सेट्स के इंटरसेक्शन कर रहे हैं वो आपके पास इंटरसेक्शन दो सेट्स का 5 आ रहा है, नल सेट आ रहा है, एम्प्टी सेट आ रहा है, तो दो सेट्स हैं ए और बी, इन दो को आप क्या कहेंगे सर, इनको आप डिसजॉइंट सेट्स कहेंगे। डिसजॉइंट सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट सेट्स if their intersection is a null set, if their intersection is an empty set। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो आपने पढ़नी है वो आपके पास कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट पढ़ना है। कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या है सर, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट जो है, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट ए का मतलब हो गया सर ए को छोड़ के बाकी जो है वो उसमें इंक्लूड कीजिए। मतलब क्या है सर, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट सर हम कह रहे हैं यूनिवर्सल सर यू आपने ले लिया, इसमें सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, चलिए सर यूनिवर्सल सेट में सारे नेचर नंबर्स आपने ले लिया 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। ए एक सेट है आपके पास इवन नेचर नंबर्स का 2 4 6 8 सो ऑन। अगर कंप्लीमेंट लिखने का तरीका क्या है, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट ए का लिखेंगे सर, ए के ऊपर ऐसे डैश लिखेंगे, ये दर्शाएगा कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। ए डैश अगर आपने निकालना होगा वो क्या होगा सर, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दीजिए, मतलब सर वो क्या आ जाएगा सर, इसमें एलिमेंट्स आ जाएंगे ए को छोड़ के बाकी सारे जो एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं, दैट इज ऑड नंबर छोड़ दिए, बाकी कौन बच गए, इवन नंबर छोड़ दिए, ऑड नंबर पीछे बच गए 1 3 5 7 9 सो ऑन। ये आपके पास कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट कहलाएगा। अगर कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट का फिर से आप कंप्लीमेंट लेंगे तो वो आपके पास ए के बराबर ही होगा, ये आप याद रखेंगे, प्रूव करने की जरूरत नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग अपनी बात नहीं करनी है, सिंपल बात याद रखिए। डिसजॉइंट सेट्स क्या हैं, दो सेट्स हैं, बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, इंटरसेक्शन आपने ले लिया दो सेट्स का, वो आपके पास नल सेट आ गया, एम्प्टी सेट आ गया, तो दो सेट जो है डिसजॉइंट सेट्स है। कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या है सर, कोई भी सेट ए है उसको अपने आप को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट बचे हैं यूनिवर्सल सेट में, उन सेट्स का उन एलिमेंट्स का आपने एक सेट बना लिया, दैट सेट इज नोन एज कंप्लीमेंट ऑफ द गिवन सेट। यूनिवर्सल सेट आपने ले लिया सर 1 2 3 4 सारे के सारे नेचुरल नंबर्स, ए आपने सेट ले लिया इवन नेचुरल नंबर्स का, तो ए कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा, सेट आ जाएगा जिसमें सिर्फ ऑड नेचुरल नंबर्स होंगे। ये आपने बात पकड़नी है, समझनी है चीज़ें क्योंकि एग्जामिनेशन क्वेश्चन इन्हीं पर बनेंगे। और अब याद रखिए इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है सर, इन्हीं कंप्लीमेंट्स पर आते हैं सर डिमॉर्गन्स लॉज। दो डिमॉर्गन्स लॉ जो है बड़े इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं सर। डिमॉर्गन्स लॉज पहला जो आप याद रखेंगे कि अगर आप पास ए यूनियन बी, इसका आप अगर आप कंप्लीमेंट लेंगे ए यूनियन बी अगर आप इस सारे का कंप्लीमेंट लेंगे, ये आपके पास आ जाएगा सर ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। दूसरा जो आपके पास याद रखना है, प्रूव करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, टाइम वेस्ट मत कीजिए मेरे दोस्त।
ए इंटरसेक्शन बी, इसका अगर आप कंप्लीमेंट लेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा सर, ये ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ये चीज़ें जो है आपने याद रखनी है, बहुत लाजमी है, इन पर क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बनेंगे ही बनेंगे। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इन पर क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बनेंगे, याद रखिएगा। डिमॉर्गन्स लॉ क्या है सर, दो इंपॉर्टेंट लॉज आपने याद रख लिए। पहला आपने याद रखिए कि ए यूनियन बी, इसका आपने होल का कंप्लीमेंट ले लिया, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट बन जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी, इसका आपने कंप्लीमेंट ले लिया तो ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट बन जाएगा। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे आपने यूनियन की पढ़ लिए, इंटरसेक्शन के पढ़ लिए, ऐसे ही कुछ प्रॉपर्टीज़ कंप्लीमेंट के हैं, वो भी नोट कर दीजिए हमारे साथ मिलकर। तो पहली प्रॉपर्टी जो आपके पास आ रही है, अगर आपके पास ए यूनियन ए कंप्लीमेंट लेंगे, मतलब ए को छोड़कर ए दोनों को इंक्लूड करेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा सर, वो सारे के सारे आपके पास यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। अगर आप ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट, दोनों में से कॉमन क्या है सर, कुछ भी नहीं है, तो आपके पास क्या आ जाएगा सर, फाई आ जाएगा, दैट इज एम्प्टी सेट आ जाएगा। तीसरा यही जो आपने अभी पढ़ लिया, ए यूनियन बी, इसका होल कंप्लीमेंट किसके बराबर आ जाएगा सर, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी, इसका होल कंप्लीमेंट अगर आप लेंगे तो ये ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट आ जाएंगे। ये दोनों लॉज क्या हैं सर, ये डी मॉर्गन्स लॉज आ रहे हैं। ए कंप्लीमेंट, इसका आप फिर से दोबारा कंप्लीमेंट करेंगे तो ये ए के बराबर ही आ जाएगा। फाइव का कंप्लीमेंट अगर आप नल का कंप्लीमेंट करेंगे, फाइव के छोड़ के बाकी क्या है सर, यूनिवर्सल बचता है, इस वजह से यूनिवर्सल सर का कंप्लीमेंट करेंगे तो वो आपके पास फाइव आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिन पर क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बनते ही बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, इन प्रॉपर्टीज़ को नोट कीजिए, हम आपके साथ आगे जुड़ते हैं। चलिए, कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है यूनियन और इंटरसेक्शन के माध्यम से आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने याद रखी, जैसे हम आपको कह रहे हैं ये आपके पास एक रेक्टेंगल में हमने यूनिवर्सल सेट को दर्शा दिया, ए एक सेट है, बी दूसरा सेट है, ये ए माइनस बी को दर्शाएगा, ये बी माइनस ए को दर्शाएगा, ये जो है ये जो बीच वाला कॉमन आ रहा है ये ए इंटरसेक्शन बी को कहलाएगा। अब सबसे पहली बात जो आपने याद रखी है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स मौजूद होंगे किसमें सर, ए यूनियन बी में, वो किसके बराबर आ जाएंगे सर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने मौजूद हैं प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में कितने मौजूद हैं माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी में कितने मौजूद हैं, ये इसके बराबर आ जाए। पहली बात जो आपने याद रखनी है, प्रूव करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी अगर आपसे पूछा जाएगा, वो किसके बराबर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने मौजूद होंगे प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में कितने मौजूद होंगे माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी में कितने मौजूद होंगे, ये आप याद रखेंगे। इन दो पर ही आपके पास अक्सर आपके पास क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्या आपने याद रखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। दूसरा जो आपने याद रखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। कभी कभार अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाए, लेकिन चांस बहुत कम है कि तीन पर पूछा जाए, जैसे आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी पूछा जाए, इसकी चांस कम है, लेकिन आप याद रख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी पूछा जाए तो ये किसके बराबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने मौजूद होंगे प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में कितने मौजूद होंगे प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स सी में कितने मौजूद होंगे माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी में कितने मौजूद होंगे माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी इंटरसेक्शन सी में कितने मौजूद होंगे माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन सी में कितने मौजूद होंगे प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में कितने मौजूद होंगे, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन ये जो है पहले दो जो है आपने याद रखने हैं, तीसरे की जरूरत नहीं है क्योंकि उस पर क्वेश्चन बहुत कम चांस है बनने के, पहले दो पर क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में पूछने पर आ जाए तो इसलिए हम आपको तीसरा भी दे रहे हैं, वरना आपने पहले दो याद रखने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। चलिए क्वेश्चन देते हैं, उन क्वेश्चन को आप देखिए किस तरह से आप सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज इंपॉर्टेंट रिलेशंस। चलिए क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, इन ए स्कूल देयर आर 20 चिल्ड्रन हु प्ले क्रिकेट और फुटबॉल। एक स्कूल है, वहाँ से 20 ऐसे चिल्ड्रन हैं जो या तो क्रिकेट खेल रहे हैं या तो फुटबॉल खेल रहे हैं। इनमें से 12 जो चिल्ड्रन हैं, 12 जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। 4 स्टूडेंट्स बोथ क्रिकेट और फुटबॉल खेल रहे हैं। हाउ मनी चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल, फुटबॉल कितने खेल रहे हैं ये आपको हमें बताना है। देखिए सर, हमने आपको बोला है जब भी और की बात होगी, ख्याल आप दिमाग में याद रखिए, जब भी यहीं पर एग्जाम क्वेश्चन में और दिया होगा मतलब और यूनियन को दर्शा रहा है, एंड दिया होगा, एंड सर इंटरसेक्शन को दर्शा रहा है। अब देखिए हम लिखेंगे सर 20 चिल्ड्रन हु प्ले क्रिकेट और फुटबॉल दिया गया है, और का मतलब क्या है सर यूनियन। हम लिखेंगे सर नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो या तो क्रिकेट खेल रहे हैं यूनियन लेंगे या तो फुटबॉल खेल रहे हैं, वो कितने दिए गए हैं सर 20 दिए गए हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। आगे बोला 12 प्ले क्रिकेट, इसका मतलब नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो क्रिकेट खेल रहे हैं, सी से क्रिकेट लिखेंगे सर वो 12 है।
चार जो है बोथ का मतलब क्या है सर, इंटरसेक्शन है, मतलब नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेल रहे हैं, इंटरसेक्शन कितना दिया गया है सर, 4 दिया गया है। वी नो डैट, हमें क्या पता है सर, वी नो डैट नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो आपके पास क्रिकेट या फुटबॉल खेलेंगे, सी यूनियन एफ किसके बराबर आ रही है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो क्रिकेट खेलेंगे प्लस नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो फुटबॉल खेलेंगे माइनस नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो बोथ क्रिकेट और फुटबॉल खेलेंगे, जो अभी हमने रिलेशन पढ़ ली है। अब पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। सी यूनियन एफ की वैल्यू कितनी दी गई है सर, 20 दी गई है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने क्रिकेट कितने खेल रहे हैं सर, 12 खेल रहे हैं। फुटबॉल कितने खेल रहे हैं, यही आपने निकालना है, माइनस नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो दोनों खेल रहे हैं वो क्या 4 है। 12 में से 4 काटेंगे तो वो 8 हो गए, ठीक है जी। 20 में से आप 8 काटेंगे तो 12 हो गए। नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु प्ले फुटबॉल कितने हो गए सर, वो 12 हो गए। यहाँ तो आपका ये आपके पास 12 हो गए, 12 माइनस 4 कितने हो गए सर, 8, 20 माइनस 8 12, ये आपके पास आंसर हो गया। नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु प्ले फुटबॉल इज इक्वल टू 12। तो ऐसे आपके पास एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके साथ साथ बिल्कुल आपके साथ हम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस कमेंट बॉक्स में भी एक हमने जो ऑलरेडी आपके साथ MCQ लगाए हैं उनकी लिंक फराहम कर देंगे। ये आपके पास पूरे का पूरा 1 शॉट में क्लियर हो गया आपका स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास में बड़े बेहतरीन तरीके से आपने चीज़ों को रिवाइज किया होगा। गुजारिश करते हैं अगर आपने बेहतर और डीप से चीज़ों को समझना है तो उसके लिए प्लेलिस्ट में लिंक बनी हुई है, जो आज हमने आपको पढ़ाया है 4-4, 5-5 क्लास में हमने आपके साथ वो चीज़ें पढ़ाई हुई हैं। अगर आप वहाँ से भी देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम जो है डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की वो भी लिंक फराहम कर देंगे। उम्मीद करेंगे कि आज की क्लास में आपने बड़े बेहतरीन तरीके की चीज़ों को सीखा होगा। गुजारिश करते हैं अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना। आप दोस्त सपोर्ट करेंगे सीरीज़ को तो आगे चलेगी ये सीरीज़, आप दोस्तों की सपोर्ट पर ही पूरे का पूरा निर्भर है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग।